Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 3 of chapter 11 Dual Nature of Matter and Radiation. पिछले लेक्चर में कुछ ग्राफ मैंने आपको समझाए जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जान रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इंटेंसिटी के साथ ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा करंट होगा। ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता करंट। और मैंने काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताई है फ्रीक्वेंसी के, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ एनोड पोटेंशियल के साथ डिफरेंट इंटेंसिटीज एंड सेम फ्रीक्वेंसी, और दूसरी बात सेम इंटेंसिटी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए बताया है आपको। आगे बात करेंगे लेक्चर्स की। बड़े बेहतरीन ग्राफ हैं और आप उन्हें तैयार कर रखें, वहां से क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकेगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको करंट की इंटेंसिटी के साथ रिलेशन, करंट की एनोड पोटेंशियल के साथ रिलेशन फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज एंड सेम फ्रीक्वेंसी, और एक दूसरा ग्राफ जिसमें सेम इंटेंसिटी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए ग्राफ बनाया था। तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। इसके बाद एक और ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। ग्राफ आपसे पूछा जाए ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ग्राफ आपसे पूछा जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछा जाए। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपसे पूछा जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। न्यूमेरिकल्स भी इस ग्राफ पर पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी इस ग्राफ पर पूछे जाएंगे। सबसे पहले एक रिलेशन होनी चाहिए जिससे हम जान सके कि किस तरह से डिपेंड करते हैं। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट इज वर्क फंक्शन, एच न्यू फोटोन की एनर्जी है और एक काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो ईवी नॉट के इक्वल लिखी जा सकती है, ऐसा पुराने लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं मैं आपको। हेंस आइंस्टाइन की इस इक्वेशन को ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को ई डिवाइड में ले जाइए, एच बाई ई और फ्रीक्वेंसी और माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस इक्वेशन को कंपेयर करिए। इस इक्वेशन को अगर कंपेयर किया जाए, इसे कंपेयर करिए कंपेयरिंग विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। कंपेयरिंग विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करिए। कंपेयरिंग विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर किया जाए अगर इस इक्वेशन को, तो आप ये जान पाएंगे कि अगर मैंने y एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल को रखा है, अगर मैंने y एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल को रखा है और x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को रखा जाए, अगर y एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल को और x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को रखा जाए, तो फ्रीक्वेंसी को रखा जाए x एक्सिस पर और y एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल को रखा जाए, तो y एक्सिस पर v नॉट होना चाहिए, x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और स्लोप h बाई ई के इक्वल स्लोप होगा इस लाइन का। h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो स्लोप की वैल्यू जो होगी, स्लोप h बाई ई के इक्वल होगा, और इंटरसेप्ट जो होगा वो माइनस का डब्ल्यू नॉट बाई ई होगा, माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई होगा इंटरसेप्ट। तो कंपैरिजन करने पर पता चला स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप h बाई ई की वैल्यू बताएगा, इंटरसेप्ट माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई की वैल्यू बताएगा। मतलब y एक्सिस को इस तरह से प्रोड्यूस करिए,
और इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ यहां से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं हो जाती, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उसे रोकने के लिए कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं होगा। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो जीरो फ्रीक्वेंसी पर कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जीरो से फ्रीक्वेंसी बढ़ाई मैंने लाइट की, लेकिन जब तक फ्रीक्वेंसी लाइट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ये ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ जहां पर ये इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर, ये जो इंटरसेप्ट है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बता रहा है आपको, और इसे प्रोड्यूस किया जाए अगर इस लाइन को, तो ये लाइन नेगेटिव वाई एक्सिस पर जहां इंटरसेक्ट करेगी वो W0 E की वैल्यू देगा। इंटरसेप्ट जो होगा वो W0 E की वैल्यू देगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में इस तरह का ग्राफ आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने में मदद करेगा, और आपको वर्क फंक्शन इस मटेरियल का फाइंड आउट करने में मदद करेगा। कोई भी लाइन हो, कोई भी मटेरियल हो, सभी की लाइन स्ट्रेट बनेगी और इस तरह से सेम स्लोप के साथ बनेगी। सबका स्लोप h/e होगा, तो स्लोप सबका सेम होगा। कोई भी मटेरियल्स हैं उनकी लाइंस पैरेलल बनेगी, बस फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी सबकी। किसी का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, किसी का और आगे से जाएगा। ये न्यू नोट यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहिए या इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहिए। इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपसे पूछा जाए तो आइंस्टाइन की इक्वेशन लिखिए, काइनेटिक एनर्जी को EV0 लिखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये एक्सप्रेशन लाइए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करिए। y एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है अगर, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जिसका स्लोप h/e के इक्वल है, जिसका इंटरसेप्ट W0/e के इक्वल है। इस तरह का ग्राफ बना। यहाँ x एक्सिस पर इंटरसेप्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है। थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट जब होगी, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है और आपसे क्या पूछा जाएगा कि स्लोप की वैल्यू स्लोप की वैल्यू h/e के इक्वल है। स्लोप की वैल्यू ग्राफ से फाइंड आउट कर ली जाएगी और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता चलेगी। हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता चलेगी इसमें स्लोप इनटू में ई करने पर। ग्राफ से स्लोप की वैल्यू पता चलेगी। स्लोप क्या होता है आप जानते हैं, यहां कुछ एंगल बना थीटा, तो tan थीटा को स्लोप कहा जाता है। tan थीटा को स्लोप कहा जाता है। स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करने पर h की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है e से मल्टीप्लाई कर। इसी के साथ इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर पता कर लोगे ग्राफ बनाने पर, यहाँ इंटरसेप्ट कितना है वो पता चलेगा, और ये W0/e के इक्वल है, तो वर्क फंक्शन भी निकाल पाएंगे आप। इंटरसेप्ट की वैल्यू ग्राफ से पता चलने के बाद e से मल्टीप्लाई कर दो और वर्क फंक्शन भी पता चलेगा आपको। इस ग्राफ का यही सिग्निफिकेंस है, इस ग्राफ का यही सिग्निफिकेंस है कि इस ग्राफ से आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस ग्राफ से आप वर्क फंक्शन भी मटेरियल का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ऐसा ग्राफ बनेगा। इंटरसेप्ट W0e और स्लोप h/e की वैल्यू बताएगा, और यहाँ x एक्सिस पर इंटरसेप्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बता रहा है। जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं आओगे ग्राफ बनना स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं निकलेंगे। तो ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर रहे।
चार तरह के ग्राफ हमने पढ़े हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा फोटॉन्स, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतना ही ज्यादा करंट होगा। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ एनोड पोटेंशियल के लिए एक बार डिफरेंट इंटेंसिटी और सेम फ्रीक्वेंसी, एक बार डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और सेम इंटेंसिटी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इस तरह का बनेगा। इस तरह के ग्राफ से आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे मैं आने वाले समय में बात करूंगा इसकी। ठीक इसी के साथ ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट थे, फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसा नेचर हो गया है लाइट का, पार्टिकल नेचर हो गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखने को मिला आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखने को मिला, आउटकम्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आउटकम्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आउटकम्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या देखने को मिले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या बातें पता चली आपको, ये बात देखिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहली बात है, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहली बात, फॉर अ रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, फॉर अ रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, फॉर अ रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है, कहने का मतलब थ्रेशोल्ड कम से कम होनी चाहिए, फॉर अ रेडिएशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, current is directly proportional to, current is directly proportional to, current is directly proportional to intensity, directly proportional to intensity of light, intensity of light। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा करंट होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता चुका हूं। मोर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मोर विल बी द फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड, मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड हेंस करंट विल बी मोर। दूसरी बात ये है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है जिससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगी, वॉट एवर बी द इंटेंसिटी। ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि मैंने आपको वर्क फंक्शन W नॉट एक थ्रेशोल्ड इन फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखवाया है h न्यू नॉट, कि अगर मान लो ब्लू कलर की लाइट एग्जैक्ट उतनी एनर्जी लेकर आई है जितना वर्क फंक्शन है मटेरियल का, तो ब्लू कलर से कम फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट्स होंगी वो इतनी एनर्जी नहीं लेकर आएंगी कि इलेक्ट्रॉन निकाल सके, चाहे इंटेंसिटी पे कुछ भी रही हो, इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा चाहे इंटेंसिटी कुछ भी रही हो। तो इसलिए यहां पर लिखिए देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which no photoelectric effect will take place, below which no photoelectric effect will take place। तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट होने पर कोई इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकलेगा, वट एवर बी द इंटेंसिटी, चाहे आप इंटेंसिटी कुछ भी रखिए। और तीसरी बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये दिखने को मिली, फॉर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, अगर फ्रीक्वेंसी लाइट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, फॉर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, फॉर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, थ्रेशोल्ड के बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट है
तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी और वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी उतनी ज़्यादा इन एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उतनी ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। चौथी बात ये है कि इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे ही लाइट को ऑन करोगे, जैसे ही लाइट मेटल के सरफेस पे गिरेगी, इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और सर्किट में करंट होगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है लाइट की तो आप कितनी भी देर तक लाइट को इंसिडेंट कराइए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। निकलने होंगे तो इंस्टेंटली निकलेंगे भाई। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मेटल के अंदर से लाइट इंसिडेंट होने पर। अगर थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो आप लाइट को 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 आवर, 1 दिन, 1 साल, 1 सदी के लिए, 1 युग के लिए लाइट को डालते रहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट सरफेस पर गिरना, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलना, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। एकदम से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इंस्टेंटली निकलते हैं। इसमें कोई देरी नहीं लगती है। ऐसी कोई समय नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में समय लग जाए। और ये सारे आउटकम्स जो देखने को मिले, ये सारे आउटकम्स जो देखने को मिले इन सब से पता चला कि लाइट तो पार्टिकल नेचर की है। ये जो यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिले हैं तो इससे पता चलता है कि लाइट कैसे नेचर की है, पार्टिकल नेचर की है। क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट नहीं आने चाहिए भाई। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आने चाहिए? पेपर में आपसे कहा जाएगा इस चैप्टर में फेलियर ऑफ वेव थ्योरी बताइए। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी बताइए। लाइट का वेव नेचर था, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते आ रहे थे, इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में, ऐसे एक्सपेरिमेंट जो वेव नेचर के बिना पॉसिबल नहीं है। और वेव नेचर लाइट का था पिछले चैप्टर में, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसे रिजल्ट आए हैं कि लाइट को पार्टिकल नेचर का मानना जरूरी हो गया है। एनर्जी फोटोन की फॉर्म में आ रही है सॉरी, ऐसा मानना जरूरी हो गया है हमारे लिए। ये बात समझनी है कि वेव थ्योरी क्यों नहीं यहाँ पर चल रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आएगी, कॉम्पटन इफेक्ट की बात आएगी तो हम कैसा नेचर मानेंगे लाइट का? पार्टिकल नेचर। इंटरफेरेंस की बात आएगी, डिफ्रैक्शन की बात आएगी, लाइट को कैसे नेचर का मानेंगे? वेव नेचर का मानेंगे। तो क्यों फेल हो गई है वेव थ्योरी, मैं बताता हूं आपको भाई। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्यादा एम्पलीट्यूड की लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। वेव का एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो फिर वेव ज्यादा एनर्जी लेकर आई है। यानी इंटेंसिटी के बढ़ने से, एम्पलीट्यूड के बढ़ने से ज्यादा एनर्जी की लाइट आएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती भाई। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये वेव थ्योरी तो ये कह रही है कि ज्यादा इंटेंसिटी, भाई पिछले चैप्टर को याद करिए, पहले चैप्टर नंबर 10 के अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर 10 के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। 10वें चैप्टर के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, वो ज्यादा एनर्जी भी लेकर आएगी, बड़ी वेव ज्यादा एनर्जी लेकर आएगी और ज्यादा एनर्जी के साथ आएगी तो फिर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए। मतलब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग
इंटेंसिटी बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, बट मैं आपको स्पष्ट लिखवा चुका हूं काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एक्सपेरिमेंट्स में देखने को मिला, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। पहला कारण वेव नेचर फेल होने का। लिखिएगा इस तरह से कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के इंटेंसिटी इंक्रीजेस विद एम्पलीट्यूड, intensity increases with amplitude of light, amplitude of light and a wave with greater amplitude, and a wave with greater amplitude possess more energy and should liberate electron with greater kinetic energy, with higher kinetic energy, but in photoelectric effect, kinetic energy is independent of intensity। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखने को मिला कि काइनेटिक एनर्जी तो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। पहला कारण लाइट के वेव नेचर को फेल करने का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। दूसरी बात वेव थ्योरी तो ये कहती है कि वेव नेचर के अकॉर्डिंग एनर्जी, वेव इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। वेव नेचर के अकॉर्डिंग एनर्जी कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो रही है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को जब लाइट मिलेगी तो इंस्टेंटली उसे अगर वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी ना भी मिले तो काफी थोड़ी देर तक कॉन्टिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करते रहेगी, वेव कॉन्टिन्यूसली एनर्जी आती रहेगी। तो कुछ टाइम के बाद एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो अपने वर्क फंक्शन को ओवरकम कर बाहर आ सके। इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिए बात को मेरी, दोबारा से मैं क्या कह रहा हूं। लाइट वेव नेचर के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है, जबकि पार्टिकल नेचर ये कहता है कि एक फोटोन आएगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जबकि कॉन्टिन्यूसली एनर्जी अगर आ रही है एक वेव से तो एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कुछ टाइम में इतनी एनर्जी वो जरूर रिसीव कर लेगा कि निकलकर बाहर आ सके। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई चक्कर ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा एक्सपेरिमेंट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रही है, कितनी भी देर तक लाइट उसके ऊपर डालिए। हेंस लाइट का दूसरा कारण है पार्टिकल नेचर मानने का कि वेव नेचर के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस फ्लो है एनर्जी का, कोई भी लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई मैटर नहीं होना चाहिए था वेव नेचर के अकॉर्डिंग। बट मैंने देखा एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रही है, तो इसीलिए बात आई है सेकंड यहां पर, क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। According to wave theory, a wave is a continuous flow of energy. A wave is a continuous flow of energy. Continuous flow of energy and no matter of threshold frequency and no matter of threshold frequency, every light must be able to liberate electron
इसके बाद लिखिएगा बट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, but in photoelectric effect there exists a minimum frequency, there exists a minimum frequency below which no photoelectric effect will take place। और एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाती है, ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखने को मिला है। जबकि वेव नेचर कहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए, कोई भी लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एनर्जी सप्लाई कर रही है, तो एक टाइम पर इतनी एनर्जी जरूर पहुंचा देगी जितनी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए थी। तीसरी बात ये कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन receives a small part of a wavefront। वेव नेचर के अकॉर्डिंग लाइट वेवफ्रंट की टर्म्स में चलती है, और एक बड़ी सी वेवफ्रंट का छोटा सा पार्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, थोड़ी सी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन रिसीव कर पाता है। तो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने में उसे टाइम लगना चाहिए, बट मैंने देखा ये तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रॉन इंस्टेंट निकलेगा, कम है तो कितने भी टाइम तक लाइट डालिए नहीं निकलेगा। एन इलेक्ट्रॉन रिसीव्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेवफ्रंट and should take some time to liberate, but it is an instantaneous process। ये तो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन एकदम से निकलता है या फिर निकलेगा ही नहीं। अगर थ्रेशोल्ड से कम हुई तो, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो एकदम से निकलेगा। ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। वेव नेचर की कही गई बातों के अगेंस्ट रिजल्ट आए, इसलिए लाइट को वेव नेचर नहीं मानकर मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर का मान लिया है। तो ये बात आप सभी को क्लियरली समझ में आए कि वेव नेचर कैसे पॉसिबल नहीं हो पाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट का पार्टिकल नेचर चलेगा, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में लाइट का वेव नेचर चलेगा। बिल्कुल ये सही बात है। अब अगली बात पर आइए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसे कहा जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ पर ये कुछ ऐसी बात कहता है। डी ब्रोगली ने सोचा कि लाइट के दो नेचर हैं। भाई यूनिवर्स में दो बातें हैं, मैटर एंड रेडिएशन। या तो आपके सामने मास होगा या आपके सामने एनर्जी होगी, दो ही चीजें यूनिवर्स में देखने को मिलेंगी। तो लाइट यानी रेडिएशन यानी एनर्जी अगर दो नेचर में है, वेव नेचर प्लस पार्टिकल नेचर भी है, तो डी ब्रोगली कहता है मैटर का, भाई क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, पुरानी फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा मैटर है, यानी जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, मतलब ये पार्टिकल्स हैं। तो मैटर का पार्टिकल नेचर है, मैटर का पार्टिकल नेचर है, और रेडिएशन का यानी एनर्जी का वेव नेचर है, एनर्जी का वेव नेचर है। बट मैंने लाइट के दोनों नेचर प्रूव कर दिए। मैंने लाइट को
पार्टिकल नेचर का भी प्रूव कर दिया है। तो लाइट का कैसा नेचर हो गया, ड्यूल नेचर हो गया। लाइट के दोनों नेचर हैं, लाइट दोगले नेचर की है भाई। ये लोकल में मैंने हिंदी में बोला कि ये मतलब था जैसा एक्सपेरिमेंट होगा वैसा नेचर शो करेगी। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के पास जाएगी लाइट तो वेव नेचर शो करेगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के पास जाएगी तो पार्टिकल नेचर शो करेगी। डी ब्रोगली ने कहा अगर लाइट के दोनों नेचर हैं तो मैटर के भी दोनों नेचर होने चाहिए। मैटर पार्टिकल है, पार्टिकल से बना हुआ है और पार्टिकल नेचर शो करता है, डिस्क्रीट है, वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से बना हुआ है, मैटर पार्टिकल नेचर है। लेकिन डी ब्रोगली कहता है इसका भी वेव नेचर होना चाहिए। और किस तरह का वेव नेचर होगा? डी ब्रोगली कहता है जब एक ऑब्जेक्ट कुछ मोमेंटम से चलने लगती है तो उसके साथ भी एक वेव होती है, उस वेव को डी ब्रोगली वेव कहते हैं। डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव भाई, डी ब्रोगली वेव को मैटर वेव भी कहा जाता है। ये किस तरह से होगी भाई? लैम्बडा डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर कुछ स्पीड से चलने लगे तो उसका भी वेव नेचर होगा, वो भी एक वेव का पाथ ट्रेवल करेगा। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, गाड़ियां हैं गाड़ियां हैं हमारे आसपास, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, जो भी मोशन में है, जिनका भी कुछ मोमेंटम है, सबकी वेवलेंथ होती है। यानी मैटर पार्टिकल नेचर का था, उसकी भी वेव होती है जब वो कुछ मोमेंटम से मूव करता है। कितनी वेवलेंथ होती है इस पार्टिकल की? एक पार्टिकल इस तरह से अगर चल रहा है, m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो इसका मोमेंटम मास इनटू में वेलोसिटी है, तो इसके साथ भी एक वेव जुड़ी हुई है। इस वेव की वेवलेंथ कितनी है? h/p होती है। इस वेव की जो वेवलेंथ है वो h/p लिखी जाएगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ, ध्यान रखिएगा, किसी भी पार्टिकल जिसका मोमेंटम p है उसकी वेवलेंथ क्या होगी? वेव नेचर के अकॉर्डिंग h/p। h यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, p यहाँ पर मोमेंटम है। मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h/ मास इनटू वेलोसिटी भी लिख सकता हूं अगर मुझे मास और वेलोसिटी बताई जाए। हमें अपने आसपास की ऑब्जेक्ट्स का पार्टिकल नेचर दिखाई देता है, वेव नेचर क्यों नहीं दिखाई देता? हमारे आसपास की ऑब्जेक्ट का मास बहुत ही ज्यादा है। एक कार चल रही है कुछ मोमेंटम से सड़क पर, बट वो वेव की फॉर्म में क्यों नहीं दिखाई दे रही आपको? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, उसकी लैम्बडा बहुत छोटी है। तो इन प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं भाई, इन प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो इन प्रैक्टिकल लाइफ मास इज लार्ज, hence lambda is small, इसलिए वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल हो जाती है। इसीलिए आप इस नेचर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो अपने आसपास, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के केस में इसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकल का मास अगर m है, वेलोसिटी अगर v है, मोमेंटम p है, तो डी ब्रोगली ने अभी आपको बताया लैम्बडा h/p लिखी जा सकती है। मैंने एक और फॉर्मूला लिखा, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv भी लिखा जा सकता है। साथ साथ देखिएगा, जब एक पार्टिकल मूव करेगा कुछ मोमेंटम से, तो अगर उसका मोमेंटम है मास इनटू में वेलोसिटी, इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv का स्क्वायर। तो भाई मैं अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लूं तो भाई मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी बराबर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मास से डिवाइड करूं तो m² v² और अपॉन में m होगा। mv को मोमेंटम लिख सकता हूं तो p²/2m होगा। काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में रिलेशन है, p²/2m काइनेटिक एनर्जी है, यानी p बराबर
अंडर रूट में 2m के लिखा जा सकता है। p अगर मोमेंटम गिवन है और k अगर काइनेटिक एनर्जी है किसी पार्टिकल की, तो हम मोमेंटम के फॉर्मूले को p को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखने के लिए 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। भाई क्यों मैं इस तरह से फॉर्मूले लिख रहा हूं? बहुत बार आपको कहा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं, तो बताइए किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? सेम मोमेंटम से जा रहे हैं तो ये मोमेंटम वाला फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का जिक्र करेगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, कभी कभी कहेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल से अट्रैक्ट किया गया, सेम पोटेंशियल से अट्रैक्ट किया गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी किसकी कम? काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू में पोटेंशियल लिखा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की? अगर चार्ज q है और v वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया जाए, चार्ज इनटू में पोटेंशियल वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास भाई तीन मेन फॉर्मूले हैं, ध्यान दीजिएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ के। मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा किस तरह के पूछे जाएंगे। इस पर आपको कहा जाए कि भाई वेवलेंथ बताइए, मोमेंटम गिवन है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ किसी पार्टिकल की h/p है। अगर गिवन है काइनेटिक एनर्जी तो लैम्बडा h/2m के अंडर रूट में है। अगर पोटेंशियल गिवन है तो लैम्बडा इज इक्वल टू h/√2m qv लिखा जा सकता है। क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे मैं अभी आपके सामने डिस्कस करता हूं। और इस चैप्टर से डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट तो काट दिया गया है। इस वेव नेचर को प्रूव करने के लिए डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट कट गया है सिलेबस से, इस बार उसकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन जानेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ पर कैसे पूछे जाएंगे। A proton and an alpha particle are accelerated through the same potential। भाई कहता है कि एक प्रोटॉन था और एक क्या था, अल्फा पार्टिकल था, और दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया। यानी पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल की बात आ गई है, सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया। विच वन हैज ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ? किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा है ये पूछा है, या फिर रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और पूछा गया है लेस काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी ये भी बताना है। दो बातों का जवाब देना है आपको। प्रोटॉन को और अल्फा पार्टिकल को, दो अलग अलग पार्टिकल को अगर पोटेंशियल सेम दिया जाए, अगर पोटेंशियल सेम दिया जाए तो डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी ये पूछा है। भाई लैम्बडा का फॉर्मूला h/p होता है, p मोमेंटम है, लेकिन जिक्र तो पोटेंशियल का किया गया है कि सेम पोटेंशियल दिया गया है, तो सेम पोटेंशियल है तो 2m और चार्ज इनटू में पोटेंशियल, ये वाला फॉर्मूला लेंगे हम। इस फॉर्मूले में पोटेंशियल आता है, कंपेयर करेंगे अब हम इसे कि h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्रोटॉन और अल्फा दोनों के लिए सेम है, 2 भी दोनों के लिए सेम है, मास दोनों का अलग अलग है, चार्ज दोनों का अलग अलग है, पोटेंशियल भी तो दोनों का क्वेश्चन में सेम कहा गया है, प्रोटॉन और अल्फा दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट में मास के और चार्ज के। तो ये फॉर्मूला अगर प्रोटॉन के लिए लगाया जाए, लैम्बडा प्रोटॉन की क्या होगी, 1 में अंडर रूट में मास प्रोटॉन का और चार्ज प्रोटॉन का। यही फॉर्मूला अगर अल्फा पार्टिकल के लिए लगाया जाए 1 में, भाई अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स है। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स है। यहाँ प्रोटॉन का मास अगर m है तो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स है। अगर प्रोटॉन का चार्ज e है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e है। और इन दोनों को कंपेयर करिए, डिवाइड करिए, लैम्बडा प्रोटॉन की और डिवाइडेड बाय लैम्बडा अल्फा पार्टिकल की। लैम्बडा प्रोटॉन की डिवाइडेड बाय लैम्बडा अल्फा पार्टिकल की, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, कैंसिल हो जाएगा,
इक्वल टू आएगा। भाई ये इसकी टर्म ऊपर भेज दो अंडर रूट में, 4 2 जा 8 या फिर 4 इंटू में 2 ऐसे ही रहने दो, मास प्रोटॉन का और चार्ज ई, और डिवाइडेड बाई इसके केस में बचा मास प्रोटॉन का और इनटू में ई। तो दोनों में सेम चीज कैंसिल हो जाएगी, 4 2 जा 8 बचेगा ऊपर। तो प्रोटॉन की लैम्बडा अपॉन में अल्फा की लैम्बडा की रेशो पूछी जाए अगर, तो रेशो आएगी 2√2। भाई मैं रेशो भी बता पा रहा हूं, प्रोटॉन की वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ की रेशो 2:2 है, ये रेशो 1 से बड़ी है। इसका मतलब प्रोटॉन की लैम्बडा अल्फा पार्टिकल की लैम्बडा से ज्यादा है। प्रोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा रही होगी, अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ कम रही होगी। एक और पार्ट पूछा गया था हमसे कि काइनेटिक एनर्जी किसकी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो तो चार्ज इनटू में पोटेंशियल लिखी जा सकती है, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पर डिपेंड करती है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से डबल है, तो यानी प्रोटॉन का कम है चार्ज, और काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की कम होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल से। तो इस तरह से हम डी ब्रोगली वेवलेंथ्स को कंपेयर कर कर बता पाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, इन सब के चार्ज और मास किस कंपैरिजन में होते हैं। एक और क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराए गए। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और दोनों का पोटेंशियल सेम है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का पोटेंशियल अगर सेम है तो विच वन हैज ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड लेस मोमेंटम। लैम्बडा के बारे में बताना है और मोमेंटम के बारे में बताना है। भाई सेम पोटेंशियल की बात करी गई है, तो एक बार फिर लैम्बडा का फॉर्मूला H अपॉन में 2m चार्ज इनटू में पोटेंशियल लेंगे। H दोनों के लिए सेम है, 2 दोनों के लिए सेम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों का सेम है, और इस क्वेश्चन में पोटेंशियल भी सेम कहा गया है। लैम्बडा डिपेंड करती है किस पर, अंडर रूट में मास पर। सिर्फ मास डिफरेंट है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दोनों में सेम है। अगर मास के इनवर्सली है तो लैम्बडा प्रोटॉन की इनवर्सली है प्रोटॉन के मास के, और लैम्बडा इलेक्ट्रॉन की इनवर्सली है इलेक्ट्रॉन के मास के। तो डिवाइड करने पर प्रोटॉन की लैम्बडा अपॉन इलेक्ट्रॉन की लैम्बडा बराबर, भाई ये मास इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाएगा, दोनों अंडर रूट में है, मास इलेक्ट्रॉन का अपॉन मास प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम है, हेंस प्रोटॉन की लैम्बडा इलेक्ट्रॉन की लैम्बडा से कम है। दूसरे केस में पूछा गया मोमेंटम के बारे में बताइए। लैम्बडा बराबर h/p है, जिसकी लैम्बडा ज्यादा आई है उसका मोमेंटम कम होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कम है और प्रोटॉन का मोमेंटम ज्यादा रहा होगा। इस तरह के आंसर आप बता पाएंगे जब डी ब्रोगली में पूछा जाएगा आपसे। तो गाइज ये कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के सारे क्लियर हैं, हमने सारी चीजें इसमें पढ़ी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ ग्राफ ऑफ डी ब्रोगली, ग्राफ और डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के साथ अगले लेक्चर में इस चैप्टर को मैं खत्म करूंगा और फिर आगे 12वें चैप्टर की बात करेंगे। थैंक्स गाइस।